नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग हिंदी नाटक को देख रहे थे। नाटक की आज दूसरी क्लास होगी। पहले क्लास में हमने नाटक की उत्पत्ति के बारे में देखा, नाटक की परिभाषा को देखा। आज हम लोग देखेंगे नाटक में जो पात्र होते हैं, जैसे नायक, नायिका, सहनायक, सहनायिका, अर्थोक्षेपक, अभिनय, रस, ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, और क्लास संख्या 2। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, नेता या नायक। नेता या नायक। नेता या नायक ये कौन होता है? जो फ्लागम को प्राप्त करता है, जो उद्देश्य को प्राप्त करता है, वही नायक होता है या नेता होता है। तो लिख लीजिए, कथा को फलागम तक ले जाने वाला, कथा को फलागम तक ले जाने वाला, ले जाने वाला, कथा को फलागम तक ले जाने वाला, वह फल का भोक्ता, वह फल का भोक्ता नेता या नायक कहलाता है। नेता या नायक कहलाता है। कहलाता है। नायक के भेद। हेडिंग डाल लीजिए, नायक के भेद। नायक के भेद। तो कौन कौन से भेद हैं नायक के? नायक की भेद करें तो हम नायक को 4 दृष्टि से विभाजित कर सकते हैं। श्रृंगार रस की दृष्टि से, शील या व्यवहार की दृष्टि से, धर्म के आधार, धर्म की दृष्टि से, और अन्य भेद की दृष्टि से। हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं श्रृंगार की दृष्टि से नायक के भेद। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं? श्रृंगार की दृष्टि से नायक के भेद। इसमें लिखिए, श्रृंगार की दृष्टि से नायक के 4 भेद। 4 भेद।
पहले लिखिए अनुकूल नायक, एक नंबर पे अनुकूल नायक। सदैव एक ही नायिका से अनुरक्त रहने वाला, सदैव एक ही नायिका से अनुरक्त रहने वाला, सदैव एक ही नायिका से अनुरक्त रहने वाला या लीन, एक ही नायिका में लीन रहने वाला, रहने वाला। ये कैसा नायक होता है? जो एक ही नायिका से प्रेम करे, वो कौन है? अनुकूल नायक। इसके बाद दक्षिण नायक, दक्षिण नायक एक से अधिक पत्नियों वाला, एक से अधिक पत्नियों वाला, एक से अधिक पत्नियों वाला, प्रधान पत्नी को सर्वाधिक महत्व देने वाला, प्रधान पत्नी को सर्वाधिक महत्व देने वाला, और सबको प्रसन्न रखने वाला, और सबको प्रसन्न, महत्व, सबको प्रसन्न रखने वाला, और सबको प्रसन्न रखने वाला। ये कैसा नायक है? दक्षिण नायक। सठ नायक कौन सा होता है? तीसरे नंबर पर लिखिए सठ नायक। सठ नायक किसे कहते हैं? स्त्रियों के विषय में कपटी, स्त्रियों के विषय में कपटी, स्त्रियों के विषय में कपटी एवं नायिका को ठगने वाला, एवं नायिका को ठगने वाला, एवं नायिका को ठगने वाला। धृष्ट नायक, 4 नंबर पर लिखिए धृष्ट नायक। इसकी बात करें तो ये दुराचारी निर्लज्ज होता है, दुराचारी निर्लज्ज, दुराचारी निर्लज्ज। आज का हमारा जो टॉपिक वो क्या है? नेता या नायक। श्रृंगार की दृष्टि से नायक के कितने भेद? 4 भेद।
कौन कौन से? अनुकूल नायक, दक्षिण नायक, सठ नायक, धृष्ट नायक। अनुकूल नायक कौन सा नायक होता है? जो सदैव एक ही पत्नी में अनुरक्त रहे, वो कौन सा नायक है? अनुकूल नायक। दक्षिण नायक, दूसरा हमने क्या देखा? दक्षिण नायक। दक्षिण नायक किसे कहते हैं? एक से अधिक पत्नी रखने वाला और प्रधान पत्नी को सर्वोच्च स्थान देने वाला और सभी को समान प्रेम करने वाला कौन सा नायक होता है? दक्षिण नायक। सठ नायक की बात करें तो वो कैसा नायक होता है? वो जो नायिका को ठगे, वो कैसा नायक कहलाता है? सठ नायक। और धृष्ट नायक किसे कहते हैं? जो दुराचारी हो, अत्याचारी हो और निर्लज्ज हो, उसे किस प्रकार का नायक कहते हैं? धृष्ट नायक कहते हैं। इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। नेता या नायक किसे कहा जाता है? कथा को फलागम तक ले जाने वाला व फल का भोक्ता नेता या नायक कहलाता है। नायक के भेद श्रृंगार की दृष्टि से बात करें तो चार भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुकूल नायक सदैव एक ही नायिका से अनुरक्त रहने वाला। दक्षिण नायक एक से अधिक पत्नियों वाला, प्रधान पत्नी सर्वाधिक महत्व देने वाला और सबको प्रसन्न रखने वाला कैसा नायक कहलाता है? दक्षिण नायक। सठ नायक स्त्रियों के विषय में कपटी एवं नायिका को ठगने वाला। धृष्ट नायक दुराचारी और निर्लज्ज नायक। आइए अगला भेद देखते हैं, शील या व्यवहार के आधार पर नायक के भेद। हेडिंग डाल लीजिए, ये वाला महत्वपूर्ण है। शील या व्यवहार की दृष्टि से जो नायक के भेद है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हेडिंग डाल लीजिए, शील या व्यवहार के आधार पर। शील या व्यवहार, इसको आप गुण या व्यवहार के आधार पर भी कह सकते हैं। शील या व्यवहार के आधार पर नायक के भेद। नायक के भेद तो सबसे पहले धीरोदान। पहला धीरोदान, ये कैसा नायक होता है? ये विनम्र, वचन पालक, विनम्र वचन पालक, जो अपने वचनों का पालन करे। वचन पालक, दयावान, दयावान, अहंकार शून्य, अहंकार शून्य, जिसके अंदर विनम्र हो, विनम्रता हो, वचन का पालन करने वाला हो, दयावान हो और अहंकार बिल्कुल ना हो, वो कौन सा नायक होता है? धीरोदान। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं राम। आपसे उदाहरण में यही पूछा जाता है, राम किस प्रकार का नायक है? तो राम किस प्रकार का नायक है? धीरो उदार नायक है। दूसरा धीर ललित। धीर ललित, ये किस प्रकार का नायक है?
कलाओं में आसक्ति, कलाओं में आसक्ति या आप कह सकते हैं ललित कलाओं में निपुण, कलाओं में आसक्ति, कोमल स्वभाव वाला, कोमल स्वभाव वाला, कोमल स्वभाव वाला, जैसे जैसे कृष्ण हो गए, कृष्ण, राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत, धीर प्रशांत, तीसरा कौन सा है, धीर प्रशांत, शांत शांत स्वभाव वाला, जो स्वभाव से शांत हो वो कैसा नायक कहलाता है, धीर प्रशांत। तो लिख लीजिए शांत स्वभाव वाला, शांत स्वभाव वाला, सामान्य गुणों से युक्त, सामान्य गुणों से युक्त, गुणों से युक्त, ये कैसा नायक होता है, सामान्य गुणों से युक्त नायक कैसा नायक होता है, धीर प्रशांत नायक होता है। शांत स्वभाव वाला नायक कैसा होता है, धीर प्रशांत नायक होता है। उदाहरण के तौर पर इनमें ले सकते हो आप किसको, युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर। आपसे उदाहरण देकर पूछ सकता है कि युधिष्ठिर किस प्रकार के नायक है, तो किस प्रकार के नायक है, धीर प्रशांत नायक है। किस किस प्रकार के नायक है, ललित कलाओं से युक्त धीर ललित नायक है। ठीक, जो विनम्र हो, वचन पालक हो, दयावान हो, अहंकार शून्य हो, वो कैसा नायक होता है, धीर उदांत नायक होता है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा है, राम। आपसे पूछ सकता है कि राम किस प्रकार के नायक हैं, तो किस प्रकार के नायक हैं, धीर उदांत नायक है। अगला नायक है धीरोदत्त, धीरोदत्त नायक मायावी अहंकारी, मायावी अहंकारी, अहंकारी, उग्र चपल, उग्र चपल, जो गुस्सैल हो, मायावी हो, अहंकारी हो, बहुत ही चालाक हो, वो किस प्रकार का नायक कहलाता है, धीरो उदांत। जो कपटी हो, निर्लज हो, वो किस में आएंगे, धीरो दत्त नायक में। इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं रावण, कंस, रावण,
कंस, आप दुर्योधन का भी नाम इसमें लिख सकते हैं। ठीक, शील या व्यवहार के आधार पर नायक के भेद हमने देखे। धीरोदांत नायक किसे कहा जाता है? राम किस प्रकार के नायक है? धीरोदांत है। कृष्ण किस प्रकार के नायक है? धीर ललित नायक है। धीर प्रशांत नायक किसे कहा जाता है? जिसे युधिष्ठिर को। धीरोदत्त नायक किसे कहा जाता है? रावण और कंस को धीरोदत्त नायक कहा जाता है। जिनमें मायावी हो, अहंकार हो और चालाकी हो, कपटी हो, दुराचारी हो, इस प्रकार के गुणों से युक्त किस में आएंगे? धीरोदत्त में आएंगे। इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। आइए बढ़ते हैं सहनायक। सहनायक के भेद। सहनायक जो नायक की सहायता करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सहनायक। सहनायक के भेद। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। विदूषक, विदूषक नायक को हंसाने वाले को क्या कहा जाता है? विदूषक। लिख लीजिए, नायक को हंसाने वाला, नायक को हंसाने वाला क्या कहते हैं? विदूषक। दूसरा पीठ मर्द, पीठ मर्द नायक का सहयोगी, फल प्राप्त में जो सहयोग करे वो क्या कहलाता है? पीठ मर्द। नायक को फल प्राप्ति में सहयोग करने वाला, सहयोग करने वाला। जैसे रामचरितमानस में राम जी का सहयोग किसने किया था? हनुमान जी। हनुमान, हनुमान जी क्या है? सहनायक है। चेतक, चेतक ये भी नायक का सहायक होता है। नायक नायिकाओं को, नायक नायिका को, नायक नायिका को परस्पर मिलाने वाला, परस्पर मिलाने वाला चतुर पात्र, चतुर पात्र। इसके बाद बिट, काम शास्त्र गीत आदि में निपुण, काम शास्त्र गीत आदि में निपुण, आदि में जो निपुण हो वो कौन सा सहनायक कहलाता है? बिट कहलाता है। तो चलिए दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। शील या व्यवहार के आधार पर नायक के भेद
चार होते हैं। धीरोदात्त नायक, विनम्र, वचन पालक, दयावान, अहंकार शून्य, इस प्रकार के नायक को कैसे कहलाते हैं? धीरोदात्त नायक कहलाते हैं। जैसे कि राम। कलाओं में आसक्त, कोमल स्वभाव वाला, ये किस प्रकार के नायक है? धीर ललित नायक है। जैसे कृष्ण, राजा दुष्यंत। शांत स्वभाव वाला, सामान्य गुणों से युक्त, ये किस प्रकार के नायक है? धीर शांत नायक है। जैसे युधिष्ठिर। धीरोद्धत नायक, मायावी, अहंकारी, चालाक, चतुर, चपल, जैसे रावण, कंस। उसके बाद हमने देखा सहनायक के भेद। विदूषक, नायक को हंसाने वाला क्या कहलाता है? विदूषक कहलाता है। पीठ मर्द किसे कहा जाता है? नायक को फल प्राप्ति में सहयोग करने वाला क्या होता है? पीठ मर्द होता है। चेतक किसे कहा जाता है? नायक और नायिका को परस्पर मिलाने वाले को चेतक कहा जाता है। विट, काम शास्त्र वेद आदि में निपुण हो, उसे विट कहा जाता है। चलिए आप लोग लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। नायक को देख लिया हमने, सहनायक को देख लिया, नायक और सहयोगी नायक हो गए। अब आइए देखते हैं प्रतिनायक। प्रतिनायक या आप उसको खलनायक भी कह सकते हैं। प्रतिनायक या आप उनको क्या कह सकते हैं? खलनायक। जितना खतरनाक, जितना दुष्ट खलनायक होगा, नायक उतना ही ज्यादा निखरता है। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रतिनायक या खलनायक के भेद। शिष्ट खलनायक। शिष्ट। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य किस प्रकार के खलनायक हैं? शिष्ट खलनायक। शिष्टाचार के साथ जो रहे वो किस प्रकार के खलनायक कहलाते हैं? शिष्ट खलनायक। अब शिष्ट खलनायक जो शिष्टाचार का पालन ना करे, वो कौन सा खलनायक कहलाता है? अपशिष्ट खलनायक। अपशिष्ट। अहंकारी, शिष्टाचार का पालन नहीं करने वाला। अहंकारी, शिष्टाचार का पालन नहीं करने वाला। का पालन नहीं करने वाला। इसमें कौन से आएंगे? रावण आएगा, कर्ण आएंगे, रावण, कर्ण,
कंस, धृष्ट। अगला कौन सा है? धृष्ट। जो निर्लज्ज हो उसे किस कोटि में रखेंगे? दृष्ट कोटि। तो लिख लीजिए निर्लज्ज। जैसे दुर्योधन लिख सकते हैं, दुर्योधन। प्रतिनायक जितना शक्तिशाली होगा, प्रतिनायक जितना शक्तिशाली होगा, प्रतिनायक जितना शक्तिशाली होगा, नायक का चरित्र, नायक का चरित्र उतना ही निखरेगा, उतना ही निखरेगा। मतलब कि खलनायक जितना ही पावरफुल होगा, ठीक है, नायक उतना ही क्या होता है, उसका चरित्र निखर कर सामने आता है। आप लोग देखते होंगे जब बुजुर्ग लोग किसी फिल्म को देखते हैं और प्रतिनायक जब बहुत दुष्टता करता है और बाद में जब नायक उसको मारने लगता है तो कहते हैं भले मारे, बहुत अच्छा हुआ, भले पीट रहे हैं। तो अगर नायक, खलनायक अगर दुष्ट नहीं रहेगा, सीधा साधा रहेगा, यदि उसको नायक मारेगा तो क्या उसमें निखारता आएगी? नहीं आएगी। चलिए, आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नायिका के भेद। चलिए, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, नायिका के भेद। नायिका के भेद। चलिए, इसमें लिख लीजिए नायिका तीन प्रकार की होती है। नायिका
तीन प्रकार की होती तो प्रिया नायिका नंबर एक लीजिए। तो प्रिया नायिका इसमें लीजिए जिसका पति उसके बस में हो, जिसका पति उसके बस में, जो अपने पति से ही प्रेम करती है, जो अपने पति से ही प्रेम करती है। ऐसी नायिका जो केवल अपने पति से प्रेम करे, वो किस प्रकार की नायिका होती है? तो प्रिया नायिका। इसके अलावा वो नायिका जो अपने पति के साथ साथ किसी और पुरुष से भी प्रेम करे, तो वो किस प्रकार की नायिका होती है? तो आइए देखते हैं। दूसरा लिख लीजिए परक्रिया नायिका। परक्रिया नायिका जो अपने पति या प्रेमी के अलावा, जो अपने पति या प्रेमी के अलावा, जो अपने पति या प्रेमी के अलावा जो अपने पति या प्रेमी के अलावा किसी और से भी प्रेम करे, के अलावा किसी और से भी प्रेम करती है। जो अपने पति या प्रेमी के अलावा किसी और से भी प्रेम करती है, वो किस प्रकार की नायिका कहलाती है? परक्रिया नायिका। मतलब अपने पति से भी प्रेम करे और किसी और पुरुष से भी प्रेम करे, तो वो किस प्रकार की नायिका है? वो परक्रिया नायिका। इसके अलावा सामान्य नायिका, 3 नंबर पर लिख लीजिए सामान्य नायिका। ये किस प्रकार की नायिका होती है? जो अपने पति से भी प्रेम न करे और किसी और मर्द से प्रेम न करे, सबको समान समझे, सभी से प्रेम करे, जैसे कि वैश्य। ठीक, वो अपने पति से और दूसरे से, उसके अलावा उसके लिए सभी पुरुष एक समान हो जाते हैं। तो ऐसी नायिका को क्या कहा जाता है? सामान्य नायिका। चरित्रहीन नायिका, आप इस शब्दों में लिख सकते हैं इसको, चरित्रहीन नायिका। चरित्रहीन नायिका, चरित्रहीन नायिका मतलब इसका कोई चरित्र नहीं होता, ये सभी को एक समान, सभी पुरुषों को एक समान
एक दृष्टि से देखती है और सभी के लिए प्रेम कर लेती है। तो ऐसी नायिका को क्या कहा जाता है? सामान्य नायिका। अब आइए देखते हैं नायिकाओं के विभिन्न प्रकार। नायिकाओं के अन्य, ये तो हो गए मुख्य तीन के गुण होते थे नायिका के ये रहे तीन: स्वकीय, परकीय, सामान्य नायिका। लिख लीजिए नायिकाओं के विभिन्न प्रकार। नायिकाओं के विभिन्न प्रकार। नायिकाओं के विभिन्न प्रकार। तो सबसे पहले लिख लीजिए स्वाधीन पत्रिका। स्वाधीन पत्रिका नंबर एक। स्वाधीन पत्रिका जिसका पति उसके बस में रहे, जिसका पति उसके बस में रहे। ऐसी नायिका जिसका प्रेमी उसके बस में रहे, वो कहे तो खाए, वो कहे तो उठी, वो कहे तो बैठे। ऐसी नायिका कौन सी नायिका कहलाती है? स्वाधीन पत्रिका। स्वाधीन नायिका भी कह सकते हो या स्वाधीन पत्रिका भी आप लोग कह सकते हो। वासक सज्जा दूसरा लिखिए। वासक सज्जा। वासक सज्जा का मतलब है सज धज कर निकलने वाली नायिका। सज धज कर निकलने वाली नायिका। वाली नायिका। आधुनिक काल में भैया सभी जो है सज धज के ही निकलती, तो सभी क्या है? वासक सज्जा। कोई भी नायिका इस वर्तमान समय में बिना सजे धजे बाहर नहीं निकलती। तो आजकल की सभी नायिकाएं क्या है? वासक सज्जा। और ये भी ज्यादातर देखने को मिल रहा है। स्वाधीन पत्रिका 60% आप लोग ये मान के चलिए कि सभी स्वाधीन पत्रिका की ओर बढ़ रही, अपने पति को अपने बस में ही रख रही। विरह उत्कंठिता अगला कौन सा है? विरह उत्कंठिता से ही बना है विरह उत्कंठिता। विरह उत्कंठिता ये किस प्रकार की नायिका होती? इनकी बात करें, विरह के कारण प्रिय मिलन से ये मिलन के लिए बेचैन। लिख लीजिए विरह के कारण विरह के कारण प्रिय मतलब प्रेम, प्रिय मिलन के लिए बेचैन, के लिए बेचैन। चौथा लिखिए खंडिता नायिका।
खंडिता में कई सारे भेद हैं जो महत्वपूर्ण है, हमको वही करा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के बहुत सारे भेद हैं। नायिका के भेद। यदि आप लोगों तक आवाज ठीक से नहीं पहुंची है तो आइए पेज को हम एक बार रिपीट कर देते हैं। नायिका के भेद। नायिका 3 प्रकार की होती है। स्वकीय नायिका, जिसका पति उसके बस में हो, जो अपने पति से ही प्रेम करे, ऐसी नायिका क्या कहलाती है? स्वकीय नायिका कहलाती है। परकीय नायिका, जो अपने पति या प्रेमी के अलावा किसी और से भी प्रेम करे, वो क्या कहलाती है? परकीय नायिका कहलाती है। और सामान्य नायिका, जो अपने सामान्य नायिका उसे कहते हैं जो अपने पति, प्रेमी के अलावा अन्य पुरुषों के साथ भी संबंध बनाए। वो किस प्रकार की नायिका होती है? सामान्य नायिका। और इसको एक शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये चरित्रहीन नायिकाओं को सामान्य नायिका कहा जाता है। नायिकाओं के विविध प्रकार को देखें। स्वाधीन नायिका, जिसका पति उसके बस में। यहां पर पति लिख लीजिए। जिसका पति या प्रेमी जिसका पति उसके बस में हो। तो इस प्रकार की नायिका को क्या कहा जाता है? स्वाधीन पतिका। आजकल की 60% महिलाएं इस प्रकार की मिलती हैं कि उनका पति उनके बस में ही रहता है। वो कहती हैं खाओ तो वो खाते हैं, वो कहती हैं चलो तो चलते हैं। तो इस प्रकार की नायिकाओं का आजकल देखने को ज्यादा मिलता है। वासक सज्जा नायिका किसे कहते हैं? जो नायिका सज धज कर निकलती है, उन्हें किस प्रकार की नायिका कहा जाता है? वासक सज्जा नायिका कहा जाता है। और आजकल के जमाने में इस प्रकार की नायिकाओं की भरमार है। सभी नायिकाएं घर से सज धज के ही बाहर निकलती है। विरह उत्कंठिता, विरह के कारण प्रिय मिलन को बेचैन। विरह के कारण प्रिय मिलन को बेचैन रहने वाली नायिका को क्या कहा जाता है? विरह उत्कंठिता नायिका कहा जाता है। चलिए अब आगे लिखिए। खंडिता नायिका, अपने प्रिय पर अपने प्रिय पर अपने प्रिय पर अन्य स्त्री के साथ अन्य स्त्री के साथ के साथ अपने प्रिय पर अन्य स्त्री के साथ के साथ संसर्ग जनित अपने प्रिय पर अन्य स्त्री के साथ संसर्ग जनित लक्षण देखकर दुखी नायिका।
लक्षण देखकर दुखी नायिका अपने प्रिय पर अन्य स्त्री के साथ संसद, मतलब खंडिता नायिका उसे कहा जाता है जब कोई नायिका ये जान ले कि उसका प्रेमी, उसका प्रिय या उसका नायक किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है, और ऐसा जानकर दुखी रहने वाली नायिका को क्या कहते हैं? खंडिता नायिका। अगला है कल हंतारिका। कल कल हम पिता लिख लीजिए। चलिए 5 नंबर लिख लीजिए, कल हम पिता। ये किस प्रकार की नायिका होती है? कल हम पिता किसे कहा जाता है? ऐसी नायिका ऐसी नायिका ऐसी नायिका जिसे अपने प्रेमी, रुकिए 1 मिनट, अभी मत लिखिएगा, थोड़ा सा शब्द सही कर लेने दो। ऐसी नायिका जिसका प्रेमी दूसरी स्त्री के पास गया हो, जिसका प्रेमी दूसरी स्त्री के पास गया हो। यहाँ पर खंडिता नायिका में भी वही है कि अपने प्रिय पर अन्य स्त्री के साथ संसर्ग जनित लक्षण देखकर दुखी होना क्या कहलाता है? खंडिता नायिका। लेकिन कल हंसिता नायिका किसे कहते हैं? ऐसी नायिका जिसका प्रेमी दूसरी स्त्री के पास गया हो और उसे ज्ञात भी हो गया हो कि मेरा पति प्रेमी दूसरी स्त्री के पास गया है, और नायक के द्वारा यानी प्रेमी के द्वारा क्षमा याचना करने पर भी नायिका उसको क्षमा नहीं करती और बाद में पछताती है, तो उसे किस प्रकार की नायिका कहा जाता है? कल हंसिता नायिका कहा जाता है। चलिए अब लिख लीजिए, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसी नायिका जिसका प्रेमी दूसरी स्त्री के पास गया हो तथा नायिका से क्षमा याचना करे, तथा प्रेमी नायिका से क्षमा याचना करे। क्षमा याचना करे। क्षमा याचना को अस्वीकार करे। क्षमा याचना को अस्वीकार, मतलब कि नायिका क्या करती है? उस क्षमा याचना को स्वीकार नहीं करती। अस्वीकार कर अस्वीकार कर पश्चाताप करने वाली, पश्चाताप करने वाली
ऐसी नायिका जिसका प्रेमी दूसरी स्त्री के पास गया हो तथा प्रेमी नायिका से क्षमा याचना करे, क्षमा याचना को अस्वीकार कर पश्चाताप करने वाली नायिका को क्या कहते हैं? कलंकिता नायिका कहा जाता है। चलिए इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं पेज को। नायिका के भेद को देख रहे हैं। नायिका 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वकीय नायिका, परकीय नायिका, सामान्य नायिका। ठीक, स्वकीय नायिका जिसका पति उसके बस में हो, जो अपने पति के साथ ही प्रेम करती हो, वो किस प्रकार की नायिका है? स्वकीय नायिका। परकीय नायिका जो अपने पति या प्रेमी के अलावा किसी और से भी प्रेम करती हो, वो कौन सी नायिका है? परकीय नायिका। सामान्य नायिका, चरित्रहीन नायिका को सामान्य नायिका कहा जाता है। नायिकाओं के विविध प्रकार को देखें तो स्वाधीन पतिका जिसका पति उसके बस में हो, इस प्रकार की नायिका को क्या कहा जाता है? स्वाधीन पतिका। वासक सज्जा, सज धज कर निकलने वाली नायिका को वासक सज्जा नायिका कहा जाता है। विरह उत्कंठिता, विरह के कारण प्रिय मिलन के लिए बेचैन, क्या कहा जाता है? विरह उत्कंठिता कहा जाता है। खंडिता नायिका, अपने पति पर अन्य स्त्री के साथ संसर्ग जनित लक्षण देखकर दुखी नायिका को क्या कहा जाता है? खंडिता नायिका। कलंकिता, ऐसी नायिका जिसका प्रेमी दूसरी स्त्री के पास गया हो तथा प्रेमी नायिका से क्षमा याचना करे, क्षमा याचना को अस्वीकार कर पश्चाताप करने वाली नायिका को क्या कहा जाता है? कलंकिता नायिका कहा जाता है। चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर और देखते हैं नायिकाओं के भेद। हो गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और नायिका के भेद। विप्रलब्धा नायिका, विप्रलब्धा नायिका किसे कहा जाता है? विप्रलब्धा नायिका, विप्रलब्धा नायिका की बात करें जिसका प्रिय अपने वचनानुसार, लिखिए, जिसका प्रिय अपने वचनानुसार अपने वचनानुसार
जिसका प्रिय अपने वचनानुसार मिलन स्थल पर न आया हो। मिलन स्थल पर न आया हो। जिसका प्रिय अपने वचनानुसार मिलन स्थल पर न आया हो। या वचन भंग नायिका। या वचन भंग नायिका। जिसका प्रिय अपने वचन के अनुसार मिलन स्थल पर न आया। जैसे किसी के प्रेमी ने कहा कि दोपहर को मैं यहां मिलूंगा, और प्रेमिका तैयार होकर के उस स्थल पर पहुंच जाए और प्रेमी ना पहुंचे, ना आए, तो क्या हुआ? प्रेमी के ना आने से वो वचन भंग हो गई। तो इस प्रकार की नायिका को क्या कहा जाता है? विप्रलब्धा नायिका कहा जाता है। अगला लिखिए, पोषित प्रिय नायिका। पांच उसमें हो गए थे, 6 नंबर था ये। 7 नंबर पर लिख लीजिए, पोषित प्रिय नायिका। पोषित प्रिय नायिका। जिसका प्रिय जिसका पति परदेश चला गया। जिसका पति परदेश चला गया। जिसका पति परदेश चला गया हो, वो किस प्रकार की नायिका होती है? पोषित प्रिय नायिका। जिसका पति परदेश चला गया हो, ऐसी दुखी नायिका। ऐसी दुखी नायिका। दुखी नायिका को क्या कहा जाता है? पोषित प्रिय नायिका। प्रवृत्त पत्रिका नायिका। 8 नंबर पर लिखी, प्रवृत्त पत्रिका नायिका। जिसका पति परदेश जाने वाला। जिसका पति परदेश जाने वाला। इस प्रकार की नायिका को क्या कहते हैं? प्रवृत्त पत्रिका नायिका। जिसका पति परदेश जाने वाला, अभी गया नहीं है, जाने वाला हो, और आपसे यही देकर पूछता है जिसका पति परदेश चला गया हो, उसके लिए क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पोषित प्रिय। जिसका पति परदेश जाने वाला, इसमें पति नहीं लिखा हमने। जिसका पति परदेश जाने वाला हो, उसको क्या कहते हैं? प्रवृत्त पत्रिका नायिका। आज नायिका वाला पार्ट समाप्त करके ही क्लास को समाप्त करेंगे, उसके पहले नहीं।
चलिए, आगत पत्रिका। आगत पत्रिका किसको कहा जाता है? आगत पत्रिका जिसका पति परदेश से लौटा, जिसका पति परदेश से लौटा, जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे क्या कहा जाता है? आगत पत्रिका। अभिसारिका नायिका। अभिसारिका नायिका 10 नंबर पर लिखिए। अभिसारिका नायिका। प्रिय मिलन को जाने वाली नायिका। प्रिय मिलन को जाने वाली नायिका। प्रिय मिलन को जाने वाली नायिका को क्या कहा जाता है? अभिसारिका नायिका कहा जाता है। इसके निम्न भेद हैं। इसके निम्न भेद हैं। चलिए देखते हैं। कृष्ण अभिसारिका। कृष्ण अभिसारिका अंधेरी रात में प्रिय से मिलने वाली नायिका। अंधेरी रात में प्रिय से मिलने वाली नायिका। अंधेरी रात में प्रिय से मिलने वाली नायिका। इसे लज्जाशील भी कहते हैं। इसे लज्जाशील भी कहते हैं। मतलब लज्जाशील नायिका भी इसको कहा जाता है। शुक्ल अभिसारिका। शुक्ल अभिसारिका इस प्रकार की नायिका कैसी होती है? चांदनी रात में मिलने वाली नायिका। चांदनी रात में मिलने वाली नायिका। रात के अंधेरों में मिलने वाली नायिका को क्या कहा जाता है? कृष्ण अभिसारिका कहा जाता है। चांदनी रात में मिलने वाली नायिका को क्या कहा जाता है? शुक्ल अभिसारिका कहा जाता है। और जो दिने में मिलने उस प्रकार की नायिका को क्या कहा जाता है? दिवा अभिसारिका। दिवा अभिसारिका। दिवा अभिसारिका दिवा अभिसारिका नायिका किस प्रकार की होती है? दिन में ही प्रीतम से मिलने वाली नायिका।
दिन में ही प्रीतम से मिलने वाली नायिका। श्रद्धा स्नाता, श्रद्धा स्नाता कैसी नायिका होती है? अभी अभी स्नान की हुई नायिका। अभी अभी स्नान की हुई नायिका, की हुई नायिका, अभी अभी स्नान की हुई नायिका। मुग्धा नायिका, मुग्धा नायिका यौवन को प्राप्त हो रही नायिका, यौवन को प्राप्त हो रही नायिका। जो बाल्यावस्था से युवावस्था की तरफ बढ़ती है, मतलब नए यौवन को प्राप्त करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? मुग्धा नायिका। श्रद्धा स्नाता नायिका अभी अभी नहाकर निकली हुई नायिका को क्या कहा जाता है? श्रद्धा स्नाता नायिका कहा जाता है। दिवा अभिसारिका किसे कहा जाता है? दिन में ही प्रीतम से मिलने वाली नायिका को दिवा अभिसारिका कहा जाता है। शुक्ला अभिसारिका चांदनी रात में मिलने वाली नायिका को शुक्ला अभिसारिका कहा जाता है। कृष्णा अभिसारिका अंधेरी रात में प्रिय से मिलने वाली नायिका को क्या कहा जाता है? कृष्णा अभिसारिका कहा जाता है। चलिए एक बार पेज को रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, विप्रलब्धा नायिका किसे कहा जाता है? जिसका प्रिय अपने वचनानुसार मिलन स्थल पर न आया हो या वचन भंग नायिका को क्या कहा जाता है? विप्रलब्धा नायिका कहा जाता है। प्रोषित प्रिय नायिका जिसका पति परदेश चला गया हो, ऐसी दुखी नायिका को क्या कहा जाता है? पोषित प्रिय नायिका। प्रवृत्त पथिका नायिका जिसका पति परदेश जाने वाला हो, इसे क्या कहा जाता है? प्रवृत्त पथिका नायिका। आगत पथिका जिसका पति परदेश से लौटा हो, उसे क्या कहा जाता है? आगत पथिका। अभिसारिका नायिका जिसका प्रिय मिलन को जाने वाली नायिका। इसके निम्न भेद होते हैं। अभिसारिका नायिका जो अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारिका नायिका। अब मिलने के लिए तीन ही अवस्था में जाएगी, या तो वो चांदनी रात में जाएगी, या अंधेरी रात में जाएगी, या तो दिन में जाएगी। तो जो अंधेरी रात में जाती है मिलने के लिए, उसे क्या कहते हैं? कृष्ण अभिसारिका कहा जाता है। जो चांदनी रात में मिलने के लिए जाती है, उसे क्या कहा जाता है? शुक्ल अभिसारिका कहा जाती है। और जो दिन में मिलने के लिए जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? दिव्या अभिसारिका कहा जाता है, दिवा अभिसारिका कहा जाता है।
क्या कहा जाता है दोस्तों? दिवाभिसारिका। सद्दासनाता, जो अभी अभी स्नान करके लौटी है नायिका, उसे क्या कहते हैं? सद्दासनाता कहते हैं। मुग्धा नायिका, जो नायिका यौवन को प्राप्त हो रही है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? मुग्धा नायिका। चलिए आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अर्थोक्षेपक किसे कहा जाता है। हेडिंग डाल लीजिए अर्थोक्षेपक। यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नायिका से तो पूछा ही गया है, यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नाटक के बारे में, नाटक के बारे में जो पात्र सूचना देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अर्थोक्षेपक कहा जाता है। ठीक, तो लिख लीजिए, नाटक के बारे में सूचना देने वाला, नाटक के बारे में सूचना देने वाला, नाटक के बारे में सूचना देने वालों को क्या कहा जाता है? अर्थोक्षेपक कहा जाता है। तो सबसे पहले लिख लीजिए विषकंभक, विषकंभक नंबर 1, विषकंभक। ये क्या करता है? ये नाटक के बारे में सूचना देता है, लेकिन कौन होता है? वो दो निम्न पात्र, वो दो निम्न पात्र, वे दो निम्न पात्र, वे दो निम्न पात्र जो आपसी वार्तालाप के माध्यम से, जो आपसी वार्तालाप के माध्यम से वो दो निम्न पात्र जो आपसी वार्तालाप के माध्यम से नाटक के बारे में सूचना देते हैं, नाटक के बारे में सूचना देते हैं। सूचना देते हैं। दूसरा है प्रवेशक, प्रवेशक अप्रधान पात्र, अप्रधान पात्र जो दो अंकों के बीच, जो दो अंकों के बीच अप्रधान पात्र जो दो अंकों के बीच
में सूचना देता है, में सूचना देता है। तीसरा नंबर है चूलिका। चूलिका पर्दे के पीछे से सूचना देने वाले पात्र। पर्दे के पीछे से सूचना देने वाले पात्र। देने वाले पात्र, पर्दे के पीछे से सूचना देने वाले पात्र। चौथा लिखिए अंकाशय। अंकाशय एक अंक समाप्त होने पर, एक अंक समाप्त होने पर, एक अंक समाप्त होने पर अगले अंक के आरंभ की सूचना देने वाले। एक अंक समाप्त होने पर अगले अंक की आरंभ की सूचना देने वाले, की सूचना देने वाले। एक अंक समाप्त होने पर अगले अंक के आरंभ की सूचना देने वाले क्या कहलाते हैं? अंकाशय कहलाते हैं। 5 नंबर पर लिखिए अंका अवतार। अंका अवतार अगले अंक में क्या होगा इसकी सूचना देने वाले। अगले अंक में क्या होगा, अगले अंक में क्या होगा इसकी सूचना देने वाले, इसकी सूचना देने वाले। अगला पॉइंट है रस। रस को नाटक की आत्मा माना गया है। रस को नाटक की आत्मा माना गया है। रस को नाटक की आत्मा माना गया है। नाटक में श्रृंगार या वीर रस, नाटक में श्रृंगार या वीर, नाटक में श्रृंगार या वीर में से एक रस प्रधान होना चाहिए। में से एक रस प्रधान होना चाहिए। एक रस प्रधान होना चाहिए। आगे लिखिए विभक्त रस को, विभक्त रस को, विभक्त रस को भरत मुनि ने
भरत मुनि ने नाटक के लिए वर्जित माना है। नाटक के लिए भरत मुनि ने नाटक के लिए वर्जित माना है। वर्जित माना है। विभक्त रस को भरत मुनि ने नाटक के लिए वर्जित माना है। चलिए इस पेज को आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अर्थोक्षेपक विषकंभक वो दो निम्न पात्र जो आपसी वार्तालाप के माध्यम से नाटक के बारे में सूचना देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विषकंभक कहा जाता है। प्रवेशक किसे कहा जाता है? अप्रधान पात्र जो दो अंकों के बीच में सूचना देता है, उसे प्रवेशक कहा जाता है। चूलिका, पर्दे के पीछे से सूचना देने वाले पात्र को क्या कहते हैं? चूलिका कहते हैं। अंकस्य, एक अंक समाप्त होने पर अगले अंक के आरंभ की सूचना देने वाली को क्या कहा जाता है? अंकस्य कहा जाता है। अंकावतार, पहले अंक में क्या होगा इसकी सूचना देने वाले को क्या कहा जाता है? अंकावतार। रस क्या है? रस को नाटक की आत्मा माना गया है। नाटक में श्रृंगार या वीर रस में से एक रस प्रधान होना चाहिए। नाटक का प्राण किसे कहा गया है? आज का क्वेश्चन ये है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नाटक का प्राण किसे कहा गया है। विभक्त रस को भरत मुनि ने नाटक के लिए वर्जित माना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भरत मुनि ने नाटक के लिए किस रस को वर्जित माना है? तो कौन सा है? विभक्त रस को उन्होंने वर्जित माना है। अब आइए देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? भरत मुनि ने नाटक का मूल उद्देश्य, भरत मुनि ने नाटक का मूल उद्देश्य रस निष्पत्ति माना है। रस निष्पत्ति माना है। माना है। महिम भट्ट,
महीम भट्ट। इन्होंने क्या माना है? इन्होंने माना है लोक व्यवहार की शिक्षा देना। लोक व्यवहार की शिक्षा देना। लोक व्यवहार की शिक्षा देना। जयशंकर प्रसाद ने क्या माना है? जयशंकर प्रसाद की बात करें तो आत्म अभिव्यक्ति माना है। जयशंकर प्रसाद क्या माना है? नाटक का उद्देश्य आत्म अभिव्यक्ति। आत्म अभिव्यक्ति किसने माना है? जयशंकर प्रसाद। अभिनय की बात करें तो अभिनय क्या है? अभिनय अभिनय 4 प्रकार का होता है। अभिनय 4 प्रकार का होता है। अभिनय 4 प्रकार का होता है। पहला कायिक या आंगिक। कायिक या इसको आप क्या बोलते हैं? आंगिक। शरीर के अंगों द्वारा संचालित अभिनय। शरीर के अंगों द्वारा संचालित अभिनय। संचालित अभिनय। वाचिक। दूसरा वाचिक। वाणी के द्वारा मतलब बोलकर। वाणी के द्वारा। वाणी के द्वारा। आहार्य। आहार्य। साज सज्जा के द्वारा। साज सज्जा के द्वारा। सात्विक। सात्विक अंतरात्मा से निकलने वाले श्रेष्ठतम अभिनय। अंतरात्मा से निकलने वाली। अंतरात्मा से निकलने वाली ब्रैकेट में लिख लीजिएगा श्रेष्ठतम अभिनय। ये रहे अभिनय
कायिक, वाचिक, आहार, सात्विक। कायिक या इसको आंगिक भी कहते हैं। शरीर के अंगों द्वारा संचालित अभिनय क्या होता है? कायिक या आंगिक कहलाता है। वाचिक, बोल करके या वाणी के द्वारा जो अभिनय किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वाचिक। आहार्य, साज सज्जा के द्वारा, मतलब सज धज कर तैयार होकर के जो अभिनय किया जाता है वो क्या कहलाता है? जैसे कि आप राजा का रोल अदा कर रहे हैं, राजा के रूप में आपको दिखाना है, तो आप वहां पर फटे पुराने कपड़े पहन कर आएंगे तो आपका जो साज सज्जा होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको किसका रोल दिखाना है? दिखाना तो राजा का है, लेकिन आप फटे पुराने कपड़े पहन कर आ रहे हैं तो किसका रोल दिखाई पड़ रहा है? भिखारी का। तो क्या है? आहार साज सज्जा के द्वारा दिखाया जाता है। जब अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनकर कोई मंच पर आता है तो देखने से ही दर्शक को पता चल जाता है कि ये क्या है? ये राजा है। सात्विक, अंतरात्मा से निकलने वाली, जब आप किसी का पात्र लेते हैं या किसी का रोल करने के लिए आते हैं तो क्या करते हैं? जब मन से उस रोल को किया जाता है और जिस रोल को आप, जैसे राम का रूप धारण किया है, तो आप राम के रूप में जब पूर्णतः लीन हो जाएंगे तो वो क्या कहलाता है? श्रेष्ठतम श्रेष्ठतम अभिनय कहलाता है। चलिए इतना लिख लीजिए, आइए बढ़ते हैं आगे। ये हो गया दोस्तों, लिख लिया होगा। आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर देते हैं। भरत मुनि ने नाटक का मूल उद्देश्य रस निष्पत्ति माना है। महिम भट्ट ने लोक व्यवहार की शिक्षा देना माना है। जयशंकर प्रसाद ने क्या माना है? इसका उद्देश्य आत्म अभिव्यक्ति माना है। अभिनय चार प्रकार के होते हैं। कायिक, शरीर के अंगों द्वारा संचालित अभिनय क्या कहलाते हैं? कायिक या आंगिक कहलाते हैं। वाचिक, बोलकर किए गए या वाणी के द्वारा किए गए अभिनय को क्या कहते हैं? वाचिक। आहार, साज सज्जा के द्वारा किए गए अभिनय को क्या कहते हैं? आहार। सात्विक किसे कहते हैं? अंतरात्मा से निकलने वाली श्रेष्ठतम अभिनय को सात्विक कहा जाता है। अब आइए देखते हैं वृत्ति। ये हो गया, आप लोगों ने लिख लिया। आइए देखते हैं वृत्ति। वृत्ति किसे कहा जाता है? लिखिए। नाटक के मूल प्रवृत्ति को, नाटक की मूल प्रवृत्ति को नाटक की मूल प्रवृत्ति को वृत्ति कहते हैं। वृत्ति कहते हैं।
नंबर 1 कौशिकी वृत्ति। नंबर 1 कौशिकी वृत्ति। इसकी बात करें तो इसमें लिखिए नारी पात्रों की अधिकता होती है। नारी पात्रों की अधिकता होती है। नारी पात्रों की अधिकता होती है। इसके अतिरिक्त संगीत, योजन, काम व्यवहार आदि। इसके अतिरिक्त संगीत, इसके अतिरिक्त संगीत, योजना, इसके अतिरिक्त संगीत, योजना, काम व्यवहार आदि। काम व्यवहार आदि। दूसरा लिखिए सात्विकी वृत्ति। इसमें क्या होता है? वीर रौद्र शांत, वीर रौद्र शांत, वीर रौद्र शांत, अद्भुत रस की प्रधानता होती है। अद्भुत रस की प्रधानता होती है। अद्भुत रस की प्रधानता होती है। आर्भटी वृत्ति। तीसरे नंबर पर लिखिए आर्भटी वृत्ति। इसमें नायक छली, इसमें नायक छली प्रपंची, छली प्रपंची प्रवृत्ति का होता है। प्रवृत्ति का होता है। इसमें नायक छली प्रपंची प्रवृत्ति का होता है। 4 नंबर पर लिखिए भारतीय वृत्ति। भारतीय वृत्ति। इसमें वाक्यों की अधिकता होती है। इसमें वाक्यों की अधिकता होती है। इसमें वाक्यों की अधिकता होती है। इसके बाद संवाद। अगली हेडिंग है संवाद। पात्रों द्वारा आपसी बातचीत क्या कहलाता है? संवाद। पात्रों द्वारा आपसी बातचीत, पात्रों द्वारा आपसी बातचीत पात्रों द्वारा आपसी बातचीत
संवाद कहलाता है। संवाद कहलाता है। संकलन त्रय, संकलन त्रय, संकलन त्रय स्थान, समय एवं कार्य की एकता को, स्थान, समय एवं कार्य की एकता को संकलन त्रय कहा जाता है। संकलन त्रय कहा जाता है। स्थान, समय एवं कार्य की एकता को संकलन त्रय कहा जाता है। कहा जाता है। आइए इस पेज को रिपीट कर लेते हैं। वृत्ति, नाटक की मूल प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? वृत्ति कहा जाता है। कौशिकी वृत्ति, नारी पात्रों की अधिकता होती है। इसके अतिरिक्त संगीत, योजना, काम व्यवहार आदि का चित्रण कौशिकी वृत्ति में देखने को मिलता है। केश सज्जा भी इसी में देखने को मिलती है। ठीक, इसके अलावा सात्विकी वृत्ति, बेर, राउत, शांत, अद्भुत रस की प्रधानता होती है इसमें। आर्भटी वृत्ति में, इसमें नायक छली प्रपंची प्रवृत्ति का होता है। भारतीय वृत्ति, इसमें वाक्यों की अधिकता होती है। तो आपसे यही पूछेगा कि किस वृत्ति में बेर, राउत, शांत रस की प्रधानता होती है? तो कौन सी? सात्विकी वृत्ति में। किस वृत्ति में नायक छली प्रपंची प्रवृत्ति का होता है? तो आर्भटी वृत्ति में होता है। किसमें वाक्यों की अधिकता होती है? भारतीय वृत्ति में होती है। किस वृत्ति में केश सज्जा आदि का चित्रण मिलता है? तो कौन सी? कौशिकी वृत्ति में केश सज्जा आदि नारी पात्रों की अधिकता भी होती है। संगीत, योजना, काम व्यवहार आदि का चित्रण देखने को मिलता है। संवाद की बात करें, पात्रों द्वारा आपसी बातचीत संवाद कहलाता है। संकलन त्रय क्या है? स्थान, समय एवं कार्य की एकता को संकलन त्रय कहा जाता है। चलिए आप लोग इतना लिख लीजिए। हो गया दोस्तों? चलो शाम तक हो सकता है एक आध क्लास आपको और मिल जाए, छोटी सी। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है शाम तक एक आध क्लास समय निकलता है तो एक आध क्लास आपको और दे देंगे रिकॉर्ड करके, नहीं तो फिर कल तो क्लास होनी ही होनी है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।